नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेष। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज ने सारे राजनीतिक दलों को चकरा दिया है। सब राजनीतिक जो दल हैं उनकी धुकधुकी बढ़ गई है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसके पक्ष में है। क्या नीतीश कुमार की वापसी हो रही है, नीतीश कुमार की विदाई हो रही है, जन स्वराज एक बड़े ट्रैक्शन के साथ क्या उसे मत मिल रहा है। ये सारे सवाल बिहार की चुनावी फिजा में इस समय गूंज रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के अगर राजनीतिक इतिहास को देखें, जब भी 5% से ज्यादा मतदान में बढ़ोतरी हुई है तो सत्ता बदल गई है। चाहे 1967 का उदाहरण ले लें, 1980 में देखें कि किस तरह से जनता सरकार के बाद बिहार में कांग्रेस की फिर से बहाली हुई और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने। 1990 का 95 का उदाहरण ले लें जब लालू प्रसाद की वापसी हुई थी, और या फिर 2005 का उदाहरण ले लें जब मतदान का प्रतिशत कम था लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो सवाल है कि ये मतदान का जो प्रतिशत है, जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, और जो महिलाओं का वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, वो बिहार की चुनावी फिजा में कहता है, क्या सिग्नल देता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और खास करके जिस तरह से बीजेपी ने आज से ये कहना शुरू किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कई सारे इंटरव्यू दिए जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को रेखांकित किया कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसके मतलब क्या निकाले जाने चाहिए। तो हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव मिश्रा जो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रभात सिंह जो जन स्वराज से जुड़े हैं, जन स्वराज के प्रवक्ता हैं, उनसे जन स्वराज की कहानी जानेंगे। और अंशु नैथानी जो सीनियर जर्नलिस्ट है। तो शुरुआत करते हैं आपसे संजीव मिश्रा जी, जो आज कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान जी इंटरव्यू दे रहे हैं, और एक तरह से क्या आप लोग को नीतीश का जो मैंडेट आता हुआ दिख रहा है, या जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ी सी जिसको कहते हैं खलबली मच गई है कि नीतीश कुमार को मैंडेट आ रहा है, इसलिए बीजेपी को अब कहीं ना कहीं इंडोर्स करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार जी कल भी मेरे नेता थे, आज भी मेरे नेता हैं, और नीतीश कुमार जी कल भी मेरे नेता रहेंगे। हाँ, तो मिश्रा जी कुल मिलाकर आप जो ये मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो अपने पक्ष में यानी कि एनडीए के पक्ष में मान रहे हैं कि इससे एनडीए को बहुमत आ रहा है, या जेडीयू की नंबर ऑफ सीटें बढ़ रही है, बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा नहीं होता दिख रहा है। देखिए, ना बीजेपी ना जेडीयू ना एलजेपी ऐसा कुछ नहीं। 5 पांडव की बढ़त है। 5 पांडव मुट्ठी बांध के, हम लोग 5 अंगुली और मुट्ठी बांध के 5 पांडव बिहार में हैं, जिसको हम लोग एनडीए कहते, यानी एनडीए की विजय है। और जो मतदान का प्रतिशत 64 पॉइंट समथिंग हुआ है, इस बात का द्योतक है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम, यानी भारत सरकार के काम और बिहार सरकार के काम बोल रहे हैं। तो जनता ने दिखा दिया कि मतदान करके हम बोलेंगे, काम करके सरकार बोले, और मतदान करके जनता बोले। ये मतदान का प्रतिशत बनना शुभ संकेत है एनडीए के लिए। हम भारी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो झांकी है, पूरा इतिहास बाकी है। अभी तो 121 का फर्स्ट फेज हुआ है और बाकी सीटें सेकंड फेज में है। हम भारी बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार के नेता, और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, हमारे बिहार के चुनाव प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी को आज क्यों क्लैरिफाई करना पड़ा कि जब महिलाओं की लंबी कतार उन्होंने देख ली और बीजेपी को लगने लगा कि ये तो जो सारी महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के लिए वोट कर रही हैं, 7-8% का अगर मार्जिन रहेगा तो कहीं ना कहीं जेडीयू की संख्या बढ़ सकती है और नीतीश कुमार तो हमारे लिए मजबूरी हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में धर्मेंद्र जी को ये क्लैरिफाई करना पड़ा आज।
क्लियरिफाई का कोई मतलब नहीं है मान्यवर। मैं आपको बता दूं कि 101 सीट जेडीयू है और एक सीट 101 भारतीय जनता पार्टी है, तो दोनों बराबर के सहोदर भाई हैं। आप 3 हमारे भाई हैं और हम 5 पांडव हैं, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ का फेर है। इसको आप अपने दिमाग से समझिएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप मान के चलिए कि बिहार में मैं 100 में 500% भारतीय जनता पार्टी का बिहार का प्रवक्ता होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार की पुनः वापसी हो रही है। हम हैट्रिक बनाने वाले हैं, हम हैट्रिक बनाकर रहेंगे और शपथ ग्रहण अगर मुख्यमंत्री का लेंगे तो एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी उस दिन दिखाई देंगे आपको राजभवन। ठीक है प्रभात जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आप लोग इस वोटिंग परसेंटेज में जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसको कैसे ले रहे हैं? क्योंकि सुबह आज प्रशांत किशोर जी का जो बयान सुन रहा था उसमें वो कह रहे थे कि कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिसमें जो बाहर से लोग आए हैं वो एक तरह से जनादेश देकर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें जनसुराज का जो ग्रोथ है, जनसुराज के लिए भी मत पड़ा है और जनसुराज कुल मिलाकर अच्छा ट्रैक्शन पा रहा है? देखिए शंकर जी, एक्चुअली क्या है कि अगर आप पिछला कोई भी ट्रेंड उठा के देख लीजिए तो उसी स्टेट में वोट परसेंटेज बढ़ता है जहां पे लोग एक उम्मीद के तौर पे देखते हैं। कोई भी सरकार जब भी बदली है, आप दिल्ली में देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, जहां भी नई सरकार आई है तो वहां पे ट्रेंड हमेशा वोट परसेंटेज ही बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा है कि लोगों को एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास जगा है कि नहीं, पिछले जो 3 साल 3.5 साल से प्रशांत किशोर जी पद यात्रा शुरू किए, डोर टू डोर लोगों से मिले, हर जगह, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है बिहार में जहां वो जा जाके लोगों से नहीं मिले, और 2.5-3 साल से एक ही बात कर रहे हैं। अगर आप उनका कोई भी आप भाषण सुन लें तो तकरीबन एक ही जैसा बात करते हैं वो हर जगह, और ये पिछले 2.5-3 साल से बोल रहे हैं कि भैया पलायन है, बेरोजगारी है यहाँ पे, ये सब के दूर करने के लिए आपको सरकार बदलना होगा। और आप अगर देखेंगे, एक ट्रेंड ये भी बताता है इसका कि आप देखिए छठ में बहुत सारे लोग आए। हालांकि जब इलेक्शन कमीशन का ये अनाउंस होने वाला था तो बीजेपी सभी दल के लोग ये बोल रहे थे कि हम छठ के तुरंत बाद कराएंगे, लेकिन आप देखिए कि जो लोग रोजगार करते हैं, कहीं बाहर हैं, वो इतना लंबा गैप नहीं रुक सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये बताता है कि जो बाहर से लोग हैं वो भी यहाँ पे रुके, वो भी लोग वोट कर रहे हैं। दूसरा सबसे अनोखा चीज जो इस बार देखा गया है कि जो भी साथी, जो भी लोग बिहार के बदलाव में अपने आप को मानते हैं कि भैया हमारा भी कोई योगदान होना चाहिए, वो अपने घर पे अपने रिलेटिव को सबको कॉल करके बोलते हैं कि नहीं, टाइम से जाके वोट देना है। तो ये बदलाव के लिए जो है, अगर जो भी दावे तो सारी पार्टियां कर रही है, कल मैं तेजस्वी यादव जी को भी सुन रहा था, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल ही रहे हैं, तो दावा तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन हम ज्यादा पुराने ना जाके पिछले 35 साल का इतिहास देखें तो 35 साल में ही देख लीजिए, तो इस बार ऐसा क्या है कि वोट परसेंटेज जो बढ़ रहा है और ये लोग क्लेम कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में काफी बड़ा योगदान है। उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि आप अपने मुद्दे के लिए बिहार में वोट करें, चाहे माइग्रेशन हो या रोजगार का मुद्दा हो। लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो प्रशांत किशोर को ही वोट कर रहा होगा, इस पे लोगों को शक है। देखिए ऐसा है कि चूंकि हम लोग तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और जैसा कि मतलब 3-3.5 साल से जब से प्रशांत जी ने ये इसको विधा को शुरू किया है, तब से ही हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड से रिपोर्ट आता है, लोग इतने उत्साह में है, हमारा जो वोटर है वो हमें खुद पता चल जाता है, क्योंकि वो बोलने लग गए हैं जैसे समझते हैं जन सुराज का है। आप बिलीव नहीं करिएगा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें घूमते हैं तो वो लोग जय बिहार का नारा लगाते हैं। जय बिहार का नारा मतलब जो जन सुराज लगाता है वो जय बिहार का नारा जो, तो इसलिए जो जन सुराज का नारा लगा के वो अपने आप को बताते हैं कि भैया हम जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं।
तो इस तरीके से जितने भी है जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं या आप किसी भी बदलाव की बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो ये परसेंटेज जो बढ़ा है वो जन सुराज के पक्ष में लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग किए। हमारे पास भी ये सवाल अंशु से ले लेते हैं। अंशु, आपको क्या नजर आ रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है और जिस तरह से अलग अलग पार्टियां क्लेम कर रही हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो महिलाओं का वुमेन वोटिंग परसेंटेज है उसमें काफी खासा मानी ये 8% का इजाफा हुआ है। लेकिन उसके काउंटर में ये भी आर्गुमेंट है कि जो मेल वोटर हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो यानी कि जो पहले से यानी कि 40%, 47% जो बिहार में महिलाएं हैं और 53-54% पुरुष हैं, उसमें अगर महिलाएं ज्यादा भी वोट करती हैं तो वो पुरुषों के बराबर आ जाती हैं। तो वैसी स्थिति में फिर आपको क्या समझ में आता है कि किस तरह से ये रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा? शंकर जी, जो इतना ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है बिहार में देखा जाए तो 75 साल के बाद इतना बम्पर वोटिंग हुई है, 65% वोट पड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब जब भी इतना ज्यादा वोटिंग होती है तो वो बदलाव के लिए ही होती है, और यहाँ पर भी हमें यही नजर आ रहा है। और आपने जो बात की महिलाओं की, जिस तरह से महिलाएं नहीं, बदलाव के लिए कतारों तो में आप कह रही लगी हैं हुई कि थी। आरजेडी की सरकार आ रही है या प्रशांत किशोर की आ रही है? बदलाव यानी कि नीतीश कुमार को हटा के महागठबंधन की सरकार आ रही है, अगला महागठबंधन है। गठबंधन के। देखिए, मैं ये नहीं नीतीश कुमार को यहाँ खारिज नहीं कर रही हूँ, हम्म। मतलब नीतीश, जेडीयू को सीटें ठीक आ सकती हैं, बीजेपी से ज्यादा आ सकती हैं, और हम्म। बीजेपी सबसे पीछे रहेगी, मेरा ये कहना है। तीसरे नंबर की पार्टी होगी, डेफिनेटली बहुत नुकसान होने वाला है बीजेपी को। जेडीयू की सीटों में बढ़ोतरी होगी पिछले बार के तुलना में। और जो महागठबंधन है, मुझे लग रहा है सीधा मुकाबला, तो फाइट तो एनडीए और महागठबंधन के भी बीच में है। बिल्कुल। एक फैक्टर है प्रशांत किशोर का, जनसुराज का एक फैक्टर है वहां पर, है जहां पर जो इनके कैंडिडेट है उनका खुद का एक ऐसा क्लाउड है या उनका खुद का ऐसा प्रभाव है जिससे वहां उनको लोग चुनेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक सीट है कुमरार, पटना के ही इसमें आती है। बिल्कुल, जहां से तो केसी वहां सिन्हा पर खड़े हैं। जी हाँ, केसी सिन्हा खड़े हुए हैं, तो उनका वहां पर बहुत प्रभाव बताया जा रहा है। हालांकि वो कायस्थ बहुल इलाका है और वहां कहा जा रहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनसे नाराजगी है लोगों को, और केसी सिन्हा जो है वो काफी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो हो सकता है शायद वो जीत जाए। अगर वो नहीं जीतते हैं तो जो वोट होगा वो बीजेपी को नुकसान करेगा, जो बीजेपी का वोट है वो जनसुराज को आएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से समझिए। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अगर जनसुराज का अपना प्रभाव होता है तो शायद वो दूसरे नंबर पर रहे, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन बहुत सीटें वो जीत पाएगी इस चुनाव में ये कहना मुश्किल है। लेकिन जनसुराज अपनी जगह बनाने जा रही है एक पार्टी के रूप में, क्योंकि उन्होंने बहुत वैलिड मुद्दे उठाए हैं इस बार के चुनावों में, और ठीक है, एक तो ट्रेंड सेट किया है जिसे बाकी आपने दलों कुल ने भी मिला उठाया है मेरे। जी, आपने कुल मिलाकर महागठबंधन मुझे लगता है उनके लिए है, बदलाव के लिए। एज बदलाव के लिए है। लेकिन प्रभात जी, आपसे समझना चाहूंगा कि कई बार जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना, ये कई बार बदलाव में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि 2010 में नीतीश कुमार की सरकार थी और जो पिछला वोटिंग परसेंटेज था उससे तकरीबन 6% ज्यादा वोट पड़े थे 2010 में। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार की ही सरकार आई और नीतीश कुमार प्रचंड जनादेश के साथ आए, ज्यादा बहुमत लेकर आए। उसी तरह से 2015 में फिर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ी, जो 2010 के मुकाबले वहां पे वोटिंग परसेंटेज में 4% का इजाफा हुआ। फिर एक तरह से जेडीयू आरजेडी की सरकार थी क्योंकि उसमें अलायंस पार्टनर बदल गया था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बदलाव हम कहते हैं कि चेंज के लिए है, लेकिन जो इनकम्बेंट सरकार है उससे जनता, उसकी किसी स्कीम से, उसके किसी ऐसे डिसीजन से जनता बहुत खुश है। जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण ले लें, 2014 और 2019 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लेकिन नरेंद्र मोदी भी सत्ता में आए। तो आपको लगता है कि जो जन स्वराज को जो ट्रैक्शन मिल रहा है कुछ सीटों में भी तब्दील होगा, या फिर जैसे प्रशांत किशोर आज कह रहे थे कि 14 तारीख को जो जनादेश आएगा वो ये बताएगा कि कौन अपोजिशन की पॉलिटिक्स करेगा, कौन सत्ता में आएगा और कौन टिके रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बात समझ में आ रही थी कि प्रशांत किशोर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई
अपोजिशन की पॉलिटिक्स करने के लिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव की जगह प्रशांत किशोर ज्यादा एक कॉम्पिटेंट प्लेयर की तरह अगले 5 साल में नजर आए, सड़कों पे नजर आए। अगर जनता ने उन्हें एक बहुमत दिया, बहुमत कह रहे हैं, एक ट्रैक्शन में उन्हें अच्छा खासा वोट मिला, 8-10% का वोट शेयर भी अगर उन्हें मिलता है, तो शायद वो एक अपोजिशन के लीडर के रूप में ज्यादा प्रोमिनेंट या ज्यादा कॉम्पिटेंट तेजस्वी यादव के मुकाबले नजर आए। शंकर जी देखिए, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं एक बात बताऊंगा। प्रशांत जी जब से ये इलेक्शन का पैटर्न शुरू हुआ है तब से प्रशांत जी दो बात बोलते हैं, या तो हम लोग अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। कल का जो वोटिंग है और जो ट्रेंड बता रहा है उसमें तो ये चीज तो तय हो गया है कि हम लोग फर्श पे तो नहीं रहेंगे। अब अर्श पे रहेंगे कि नहीं वो तो जनता ही तय करेगी यहाँ पे। दूसरी बात रही, अनु जी से पहले बोल रही थी, उसमें मैं थोड़ा सा जोर देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टी इमर्ज होती है, कोई नया सिस्टम में आती है, तो उसको हमेशा बहुत ही कम आंका जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक उदाहरण दूं दिल्ली का ही, तो वहां पे आप देखिएगा तो जब उसका निकल रहा था वोटिंग के बाद कि भैया कितना सीट आएगा, तो बताया कि 1-2 सीट आएगा, लेकिन आया कितना, 28 सीट आया। और कई ऐसे सीट थे जहां पे 1200, 1500, 4000 वोट से वो पीछे रह गया था। तो देखिए ये अट्रैक्शन है। हम लोग यहाँ आने से पहले हमने कई जगह सर्वे कराया। उस सर्वे में ये निकल के आया कि हमने बड़ा सिंपल सर्वे किया था कि भैया बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक ये था। और दूसरा, जो अभी प्रेजेंट आपके एमएलए हैं उनके लिए क्या है आपका, मतलब उनको दोबारा चुन के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये दो हमने सर्वे में एक रखा। आपको जान के हैरानी होगी कि 60% से ऊपर लोग बोले कि बिल्कुल बिहार में बदलाव होना चाहिए। ये 35 साल का घिसा पिटा राजनीति जो है देख चुके हैं, एक नया चेहरा जरूर आना चाहिए। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद के तौर पे देखने लगे। अब उनको वोट कितना दिए हैं जनता वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीद के तौर पे उनको लोग देख रही है। दूसरा, जब हमने ये पूछा कि भैया कितने परसेंट लोग ये चाह रहे हैं कि जो एमएलए हैं अभी करंट में, जो विधायक हैं, उनको दोबारा जिताया जाए, तो आपको जान के हैरानी होगी 88%, कहीं 82%, कहीं 88%, कहीं 75%, बट 75% से नीचे कहीं नहीं मिला जहां पे हर जगह बदलाव की जरूरत है। क्योंकि आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, वहां का जो मूलभूत समस्या है वो सामने ही नजर आ जाएगा। तो इसलिए बदलाव होगा, एक उम्मीद के तरीके से लोग देख रहे हैं जनसुराज को। और ये 14 तारीख का जो रिजल्ट है ये बताएगा। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, और जो भी जनता के मुद्दे हैं वो हमने उठाए हैं, हमने रखे हैं। आज बीजेपी भागते हुए फिर रही है, किसी के पास उसका जवाब नहीं है। सम्राट चौधरी से जब भी जिस भी कॉन्क्लेव में ये पूछा जाता है कि आप सर्टिफिकेट बताइए, आप मैट्रिक कब किए हैं ये बताइए, शंकर जी आपसे पूछेंगे, आप 1 सेकेंड में बताइएगा, मेरे से पूछेगा मैं बता दूंगा। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला था कि आपसे भी और कुछ मत पूछेगा, सिर्फ बोलिएगा कि आप अपने मुंह से बताइए मैट्रिक कब किए हैं। सो आप देख लियो, वो एफिडेविट में है, ये है, हमने ये किया हुआ है, पूरी कहानी करते हैं, लेकिन अपने मुंह से ये नहीं बता रहे हैं कि वो कब कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग तो हमारे राज्य में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक और बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, जो जेडीयू का है, ये देखा गया है कि जो जेडीयू के वोटर हैं वो एलजेपी और बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। और जो बीजेपी मतलब उनको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी और एलजेपी के वोटर हैं वो जेडीयू को जरूर कर रहे हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि जेडीयू थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है, लेकिन बीजेपी की वो स्थिति खराब हो गई कि उनको समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, पहले क्या होता था, विधायक को चोरी किया जाता था कि भैया जीत गया तो चलो उसको पैसे से और बल से दबा के ले जा जाता था। अब तो इलेक्शन लड़ने से पहले ही उसको उठा लिया जा रहा है, उसको कन्वर्ट कर दिया। आप मुंगेर की घटना देख लीजिए, एक दिन पहले तक, मतलब 2 बजे तक हमारा कैंडिडेट प्रचार कर रहा है और शाम में जाके बीजेपी के साथ मिलके उसको माला पहनाने लग गया। तो आप इस तरीके से देखिए बीजेपी कितनी ये बिल्कुल, वो बीजेपी इस तरह के हथकंडों का हर एक चुनाव में इस्तेमाल करती है, साम दाम दंड भेद राजनीति में जो अस्त्र हैं। लेकिन ये बताइए कि रात में वोटिंग के बाद या आज सुबह आप लोग की प्रशांत जी से फीडबैक सेशन हुआ होगा कि जो आपके पोलिंग एजेंट हैं उन लोगों ने फीडबैक दिया होगा। उस फीडबैक में क्या समझ में आया या क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है कि आप लोग कितनी सीटों पर कॉन्टेस्ट में है या फिर जहां पे इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, दरभंगा सीट, जो दरभंगा की शहरी सीट है,
वो हम लोग 100% निकाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। दरभंगा ग्रामीण भी हमारा काफी अच्छा है, गौरा बोराम अच्छा है। और उसके हम्म। बाद आपको उसी से लगता, मतलब मुझे लग रहा है कि दरभंगा की ही अगर बात करें तो 4 से 5 सीट हम लोग दरभंगा में जीतने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 3 से 4 सीट जीतने जा रहे हैं। इस तरीके से फीडबैक आया। अब ये कितना सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमेशा जब पहली बार आप लड़ाई में होते हैं तो एग्जैक्ट अंदाज लगाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट टाइम तो पैटर्न हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम्म। अगर हम बाई इलेक्शन से जोड़ के आपको दिखाएं तो बाई हम्म। इलेक्शन में हम लोग 4 सीट लड़े थे। 2 हम्म। अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी थी, और हम्म। उसके 15 दिन के बाद ही बाई इलेक्शन थे। लेकिन बाई इलेक्शन में 4 सीट में एक सीट ऐसा था इमामगंज का, जिसमें 37,000 वोट आया था। हम्म। तो आप ये देखिए, और उसके बाद हमारे पास 1 साल काम करने का मौका मिला। तो ये तो जरूर है कि आज के डेट में कोई भी गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये 100% ये सीट निकाल रहा हूं। कोई भी अदर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, किसी में इतनी कुवत नहीं है कि ऑन एयर आके ये बता दे कि मैं ये सीट तो 100% निकाल रहा हूं। हम्म। सबकी सब फंसे हुए हैं। और फंसने का सिर्फ रीजन ये है कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करिएगा, जनता के बीच जाइएगा नहीं। देखिए, अभी मैं कैंपेनिंग में हूँ बेनीपट्टी। हम्म। बेनीपट्टी विधानसभा में यहाँ से जो खड़े हैं विनोद नारायण जी, हम्म। आप यकीन मानिए, मुझे लगता है 101 गांव है, शायद 10 गांव में अभी तक नहीं गए हैं। 4 दिन के बाद यहाँ वोटिंग है। वो इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि कई गांव में उनका विरोध हुआ है। वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अपने जहां ऑफिस खोले हुए हैं वहीं पे लोगों को बुला के। तो ये स्थिति है बीजेपी की। हम्म। तो कहां से ये लोग फाइट कर पाएंगे? और सर। आरजेडी को ऑलरेडी देख चुकी है, जितने भी हम्म। लोग हैं वो तो देख चुकी है आरजेडी के कि किस तरीके का राज रहा है उनका। तो इस बार बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं, इसीलिए घर से बाहर निकल निकल के वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बाहर हैं वो सब लोग कॉल करके बोले हैं। मैंने 14-15 साल हो गया शंकर जी, हम्म। चुनाव प्रचार भी कई सारा किया है, राजनीति में आए हुए। मैंने हम्म। इस तरह का अट्रैक्शन सीरियसली कहीं नहीं देखा है, जितना अट्रैक्शन। अब वो सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो 14 तारीख को पता चलेगा। ठीक है संजीव जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत जगह पे ये र्यूमर चल रहा था कि भाई आप या तो जेडीयू को वोट दे दो और नहीं तो फिर आरजेडी को वोट दे दो। आपको लगता है कि जो वुमेन वोटर है वो उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हुआ है बीजेपी के पक्ष में? जो वुमेन वोट ट्रांसफर होना चाहिए था बीजेपी के लिए वो उस तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाया है। जितना हमारा जेडीयू के तरफ महिला मतदाता का वोट ट्रांसफर हुआ है, जिस जिस सीट पर जेडीयू लड़ रही थी, और उतना ही महिला मतदाता का वोट ट्रांसफर हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर। और हमारे 3 जो पार्टनर थे, 3 पार्टनर की ओर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे, आप मान के चलिए कि जो जनसुराज पार्टी बनाया आदरणीय प्रशांत किशोर ने, और प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाने के बाद जो अपने महात्मा गांधी जी का संकल्प था, उस संकल्प के विपरीत काम करने की बात बिहार में की। यानी नशाबंदी, शराबबंदी, सारे चीज को चालू कराने की बात, बिहार में शराब चालू कराने की बात की प्रशांत किशोर ने, शराब चालू कराने की बात की तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन के लोगों ने। तो महिलाओं ने इस बात का प्रतिकार किया है और एनडीए के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी को? मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। आप समझिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो स्वतः 14 के बाद सारे लोग समझ जाएंगे। 14 का दिन तो समझना ही है। महिला क्यों सड़कों पर आई, महिला बूथ पर क्यों गई? महिलाओं ने दिखाने का काम किया कि जिसका गरीबी का घर अच्छे से चल रहा है, उस घर को किसी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। उस घर को किसी कीमत पर हम माने टूटने और फूटने नहीं देंगे। महिलाओं ने संकल्प लिया बिहार में।
और महिलाओं ने इस संकल्प को वोट के माध्यम से बूथों पर आया। एक तो तरफ आप ये मान चुके हैं, तो आप ये मान चुके हैं कि चुनाव में महिलाएं ही आपको बचाएंगी, पुरुष आपको बचाने वाले नहीं है कुल मिलाकर? पुरुष जो 52% हैं बिहार में करीब करीब, उन्होंने भी सड़कों पर उतरकर उतना ही पुरजोर मजबूती से मतदान एनडीए के पक्ष में किया। तो कितनी सीटें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितनी सीटें फर्स्ट फेज में आपको आ रही है, बीजेपी को और जेडीयू को? अरे खुलेआम आपको शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था भाई साहब। 100 सीटें सम्राट चौधरी ने कहा है। सर ऐसा है कि पोलिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि 100 सीट हम प्राप्त करेंगे। 121 में 100 सीट फर्स्ट फेज में बाद एनडीए गठबंधन अलायंस को आने जा रहा है। तो कहीं से ई फबट नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग के पुरोधा श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अंत्योदय का उनका पथ है, रास्ता है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिनका दर्शन हम लोग करते हैं, तो उस दर्शन को भी एनडीए में हम लोग सहमति बनाने का काम किए। और जो काम अपने पुरोधा के शुरुआत दौर से लेकर वर्तमान समय तक हम लोग, आप देख रहे होंगे भारत सरकार की योजनाएं, आप इवन ऑल देख रहे होंगे कि दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक बना मुगलसराय। हम वो पुरानी घटना हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संकल्प हमारे सपना देखा था जनसंघ के लोगों ने, उस सपने को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और बिहार में कहीं से बदलाव नहीं होने वाला है। बिहार में हैट्रिक मारने वाले हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की सरकार, मैं मजबूती से कह रहा हूं, मैं एडवोकेट हूं पटना हाईकोर्ट में, मैं एडवोकेट हूं पटना। मुझे जितनी जिम्मेवारी प्रवक्ता के रूप में है बिहार में भाजपा की, उससे बराबर की जिम्मेवारी एज एडवोकेट है। मैं आपको दावा कर रहा हूं। ठीक है, एफिडेविट आपका ले लिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। 160 प्लस हम आने जा रहे हैं। ठीक है, 160 प्लस का एफिडेविट ले लिया। अंशु, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो आप जो कह रही हैं कि बदलाव के लिए वोट हुआ है, और ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोगों में एक बेचैनी है, और इसलिए जनता उमड़ी सड़कों पे आई, वोटर मतदान केंद्रों पे आई इस टर्नआउट के साथ में। लेकिन उसमें जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि जो महिलाओं का वोट परसेंट जो बढ़ा है, उसमें से तो कोई मानने को ये तैयार नहीं होगा कि ये सारी महिलाएं तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने वोट किया है। तो फिर किस डेटा के तहत आप ये मान रही हैं कि बदलाव के लिए और तेजस्वी या महागठबंधन की सरकार आ रही है? देखिए, जो महिलाएं हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब महिलाओं ने तेजस्वी यादव को ही वोट किया है। उसमें से बहुत एक जो है बड़ा चंक है, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए वोट किया है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस बार बहुत लाखों की संख्या में नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 लाख के लमसम महिलाएं भी हैं। तो ये जो नए वोटर्स जुड़े हैं वो ये यंग वोटर्स हैं, और जो यंग वोटर्स हैं उनके सामने रोजगार का, पेपर लीक का, पढ़ाई का ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तेजस्वी यादव ने। तो आप कह रही हैं तो कि मेरा कहना है कि जो यंगर लॉट है महिलाओं, जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा, जो मैं कहूंगी आज बहुत बड़ा सवाल है बिहार में। और मैं तो कहूंगी कि इस बार मुझे लग रहा है कि बिहार ने जात पात से ज्यादा इन मुद्दों पर, जो असल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जो शिक्षा के मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, इन मुद्दों पर निकलकर वोट किया है। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। और महिलाएं जो हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो महिलाएं हैं वो जेडीयू के ही साथ हैं। ये जो वो भी महिलाएं हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनके बच्चों को मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है, जिनके बच्चे पेपर लीक का शिकार हैं, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या वो इस सरकार से जो 20 साल से चल रही है वो उससे खुश हैं? तो ये एक बटा हुआ होगा जो महिलाओं का भी वोट होगा, मेरा ये मानना है। और उसमें
जो पहले होता था कि अधिक अधिक से अधिक संख्या में जेडीयू को मिलता था, वो इस बार उसमें आरजेडी को या महागठबंधन की तरफ भी जाएगा। और आप ये भी यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन रही है जिससे बीजेपी के लिए यहाँ पर ज्यादा परेशानी खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो बता भी रहे थे, बीजेपी को वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है जेडीयू का। बार एलजेपी खड़ी हुई थी और जेडीयू का वोट जिस तरह से काटा गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, तो उसकी एक परेशानी है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को टार्निश करने की कोशिश की गई, पहले उनका नाम घोषित नहीं किया गया, और अब जब लग रहा है कि फर्स्ट फेज में इससे बहुत मुश्किल में आ गई है बीजेपी, तो आनन फानन में इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सेकेंड फेज में इसका प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर लोगों को ये लगता है कि महागठबंधन एक अपर एज पे है, या फिर उसके साथ साथ पीछे सेकेंड नंबर पर कई जगह जन स्वराज भी है, तो ये तो डेफिनेटली है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है। और एलजेपी को 29 सीटें देना भी बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, एनडीए के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि एलजेपी जो है उसका उन 29 सीटों के लिए वो उस तरह से हकदार नहीं थी, क्योंकि उन क्षेत्रों में उसका वैसी पैठ ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर पहले जो थे वो कैंडिडेट्स थे जेडीयू के या बीजेपी के, या तो वो सेकंड नंबर पे थे, या वो सिटिंग एमएलए थे, या वो बिल्कुल जीतने के कगार में थे। तो यानी कि उनमें से कई सीटों में उनका हक मारकर बीजेपी और जेडीयू का एलजेपी को दिया गया, जिनकी वो पैठ नहीं है, वो जमीन नहीं है। ठीक है, तो एक तो ठीक है। सिंपल सी बात है, जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, और ये 29 सीटों का जो टारगेट दिया गया है एलजेपी को, वो भी सीटें भी आप कही बीजेपी है को कि भारी ज्यादा पड़ेंगी, सीटें। फायदे में रहेगी। ठीक है, एक अंतिम टिप्पणी प्रभात जी आपसे। अगर 14 तारीख को नतीजे जनस्वराज के फेवर में नहीं आते हैं, तो क्या प्रभात जी, अनुकृति और तमाम ऐसे लोग, प्रशांत किशोर, जो कि पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से बिहार की सड़कों पर हैं, वो अगले 5 साल तक बिहार की सड़कों पर रहेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे, या फिर बोरिया बिस्तर समेटकर सब अलग अलग राज्यों में चले जाएंगे? नहीं शंकर जी, मैं आपके इस सवालों का जवाब देने से पहले 1 मिनट सिर्फ लूंगा। जो हम्म, संजीव जी ने सवाल उठाया था हम्म, हम्म, शराबबंदी को लेके, और गांधी जी का उन्होंने उदाहरण दिया था, तो सबसे पहली बात तो ये बता पूछिए उनसे कि क्या बिहार में शराबबंदी है आज के डेट में। अभी आप देखिए, अभी कितनी गाड़ियां पकड़ाई है, और सब एनडीए के ही गाड़ी पकड़ाई है, जिसमें पूरे के पूरे बोतल लोड थे। तो कहाँ से आया वो शराब कहाँ से आया? दूसरी बात कि अगर शराब इतना ही बुरी चीज है, तो देश में सरकार तो एनडीए की ही है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री है, तो पूरे देश में क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? बिहार ही ऐसा क्यों राज्य है कि जो इसमें बंद रहेगा और बाकी यूपी में चलेगा, बंगाल में चलेगा, हर जगह चल रहा है, और बिहार में बंद रहेगा? हर साल 20 से 25 हजार का जो रेवेन्यू का लॉस है, एक तो या तो पूरी बंद हो तो भी एक बात समझ में आती है, सिर्फ कहने के लिए बंद है। अब जानते हैं, एक एब्रिगेशन मैं आपको बता देता हूं। पहले तो दारू मिलता ही था होम डिलीवरी के तौर पे। अब कई लोग, जो कुछ टाइम से देखा गया है, कई लोग बताए हैं, क्योंकि फील्ड में अब इतना ज्यादा घूमना होता है, तो अब एब्रिगेशन क्या हो गया है कि अगर मान लीजिए कोई बोतल मंगा रहा है आपसे, और वो डर रहा है घर में रखने के लिए, तो बंदा है सर्विस दे रहा है कि आपको जितना पैक पीना है पीजिए, बाकी फिर वो बोतल लेके चला जाएगा, फिर वो नेक्स्ट डे अच्छा। लेके आएगा। ये भी ये नई सर्विस बात शुरू आपने हो गया। अब ये सोच नई बात लीजिए आपने कि बताई। कितना बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करना है। और मेरा तो यही मानना है, बिल्कुल ठीक बात है, अगर शराब इतनी ही बुरी चीज है तो पूरे देश में बंद करिए ना, कोई एक स्टेट में बंद कर, ये करके दिखा दे दिल्ली में। दिल्ली में तो चलिए दोनों गवर्नमेंट आ गई ना, स्टेट में भी आ गए वो लोग, और इसमें तो है ही। तो इसलिए आप वहीं बंद करके दिखा दीजिए, नेक्स्ट टाइम सरकार बनाना भूल जाएंगे ये लोग। दूसरी जो आप बात बता रहे हैं, जन सुराज में वही लोग जुड़े हैं। देखिए, अगर प्रशांत जी बोलते कि कांग्रेस के साथ मजबूत करते, जैसे प्रशांत जी ने कांग्रेस को एक प्रपोजल दिया बिल्कुल। कि हम कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करते हैं, हम्म, अगर प्रशांत जी वो करते तो मेरे जैसे लोग नहीं जुड़ते, या मेरे जैसे हम्म, हजारों लोग जो जुड़े हैं उनके साथ वो नहीं जुड़ते, या बीजेपी के लिए करते या किसी भी अदर पार्टी के लिए करते, तो डेफिनेटली जो ये कुनबा बड़ा हुआ है, ये इतने लोग नहीं आते। हम्म। लेकिन प्रशांत जी ने एक स्टेप लिया, एक नई शुरुआत किया, और सबसे बड़ी जो है वो पदयात्रा के रूप में उन्होंने किया। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बिहार को। ये बड़ी बात आपने बोली है, और शायद बिहार में, जो मैं बार बार कहता हूं कि
प्रशांत किशोर एक ताजी हवा का झोंका है, और अगर वो बिहार में जमे रहे तो निश्चित रूप से बिहार की जो बड़ी तस्वीर है उस तस्वीर को बदल सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रभात जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अंशु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब जो नतीजे हैं वो 14 तारीख को आएंगे, दूसरा फेज 11 तारीख को है, और उससे पहले दावों का दौर चलता रहेगा और नेताओं की दुखदुखी बढ़ ही रहेगी कि ये बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है वो बदलाव के लिए है, या फिर नीतीश कुमार की बहाली के लिए है, या फिर प्रशांत किशोर एक ट्रैक्शन लेकर बिहार की जमीन पे तीसरे बड़े फैक्टर के रूप में एस्टैब्लिश होंगे इस चुनाव के बाद। तो ये कुल मिलाकर 14 को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ खबरों के लिए बने रहिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए डायलॉग्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।